हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएनए की बेसिक जानकारी। देखिए, डीएनए या इसको हम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए, यदि बात करें दोस्तों हम डीएनए की, तो देखिए डीएनए जो है ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर या बहुलक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, जो डीएनए होते हैं ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं, या हम कह सकते हैं क्या होते हैं, छोटे छोटे बहुलक होते हैं। अब देखिए, यदि हम बात करें डीएनए की दोस्तों, तो यह एक श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, यानी एक चैन के रूप में पाए जाते हैं। यदि हम बात करें दोस्तों डीएनए की, तो यह ओवरऑल कहाँ पाया जाता है, तो देखिए यह मुख्य रूप से जीवों के केंद्रक में, यानी ये जीवों के कहाँ, न्यूक्लियस में पाया जाता है। और जीवों के न्यूक्लियस में भी कहाँ, गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। अब देखिए, यदि बात करें दोस्तों हम डीएनए की, तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, मुख्य रूप से केंद्रक में या न्यूक्लियस में। वहीं केंद्रक में किस में पाया जाता है, केंद्रक के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं या गुणसूत्र होते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। और इसके अलावा भी जो डीएनए होता है दोस्तों, वो कुछ कोशिकांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा कुछ क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक में भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, यदि हम बात करें डीएनए की या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की, तो यह क्या होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर या बहुलक होते हैं। और ये जीवों के अंदर केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। वहीं ये कुछ कोशिकांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक में भी पाए जाते हैं। यदि बात करें दोस्तों हम डीएनए की, तो यह जीवों में एक आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, यानी एक जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में कार्य करता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि यह आनुवांशिक सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं को ले जाने का कार्य किसके द्वारा होता है, ये पूरा का पूरा कार्य डीएनए के द्वारा होता है, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के द्वारा होता है। इसके पहले हमने आपको आरएनए की पूरी बेसिक समझा दी थी। यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बात करें यदि दोस्तों अब हम डीएनए की रासायनिक संगठन की, यानी डीएनए की केमिकल कंपोजिशन की, तो देखिए जो डीएनए का रासायनिक संगठन होता है इसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है आरएनए से। और इसके अलावा इसकी जो पूरी संरचना होती है या जो इसके संगठन होते हैं वो एकदम से आरएनए के समान ही होते हैं, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। देखिए, यदि हम बात करें जैसे डीएनए में, तो देखिए डीएनए के निर्माण के क्रम में सर्वप्रथम नाइट्रोजीनस क्षारक और पेंटोज शर्करा, यानी हम कह सकते हैं जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। चूंकि डीएनए के अंदर कौन सी शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। कौन सी शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है डीएनए के अंदर। तो डीएनए के अंदर चूंकि डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, तो डीएनए के अंदर चूंकि डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षारक तथा साथ ही साथ पेंटोज शर्करा, यानी जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है, इसके एक एक अणु संयुक्त होकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। सेम आरएनए के समान, आरएनए में भी हमने आपको क्या बताया था कि जो आरएनए होता है तो इसमें एक राइबोज न्यूक्लिक एसिड, चूंकि आरएनए में वहां पे क्या पाया जाता था, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी उसकी शर्करा कौन सी होती थी, राइबोज शर्करा होती थी। तो डीएनए में चूंकि राइबोज शर्करा होती थी और उसमें एक नाइट्रोजन क्षारक मिलकर के आपस में क्या बनाते थे, न्यूक्लियोसाइड बनाते थे। सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे बस चेंजेस क्या आ गया है कि जो डीएनए है इसमें चूंकि डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, तो इसके जो न्यूक्लियोसाइड बनेंगे वो दो चीजों से मिलकर बनेंगे। पहला क्या है, पहला तो रहेगा डीऑक्सीराइबोज शर्करा और दूसरा क्या रहेगा, नाइट्रोजनी क्षारक। सेम आरएनए के जैसे, आरएनए में क्या था, आरएनए में एक नाइट्रोजनी क्षारक थी और वहां पे भी क्या था, राइबोज शर्करा थी। बस यहाँ पे शर्करा चेंज हो जाएगी, शर्करा कौन सी आ जाएगी, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शर्करा आ जाएगी। और बाकी इसके बाद नाइट्रोजनी क्षारक जो है वो भी सेम रहेंगे। बस आरएनए में एक न्यूक्लिक एसिड, या हम कह सकते हैं आरएनए में जो एक नाइट्रोजनी क्षारक था वो बस अलग रहता है। वहां पे क्या रहता था कि यूरेसिल रहता था आरएनए में, लेकिन यहाँ पे यूरेसिल की जगह में क्या आ जाता है, थायमीन आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो चूंकि डीएनए के निर्माण के क्रम में सर्वप्रथम नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोज शर्करा के एक एक अणु संयुक्त होकर के न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। वहीं जब न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो जाता है उसके बाद ये पुनः क्या करते हैं, फास्फोरिक अम्ल के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। और फास्फोरिक अम्ल के साथ ये संयुक्त होकर के न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, यानी न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये आगे चल के क्या करते हैं, डीएनए का निर्माण करते हैं। यही न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं, डीएनए का निर्माण करते हैं। और जो डीएनए होता है
ये श्रृंखलाएं जो होती है, ये श्रृंखलाएं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहलाती है। देखिए डीएनए की जो श्रृंखला होती है ये क्या कहलाती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहलाती है। अब यदि हम बात करें, चूंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला कहलाती है तथा डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला जो होती है कैसी होती है, दोहरी होती है। जब डीएनए की संरचना हम देखेंगे तो उसमें कुछ इस प्रकार से जो न्यूक्लियोटाइड, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है वो कैसी होती है, वो दोहरी होती है, यानी इस प्रकार से दोहरी न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होगी। इस प्रकार से इधर से भी दोहरी न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला और इधर से भी। तो इस प्रकार से जो डीएनए की संरचना जब हम देखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है ये कैसी होती है, एक दोहरी श्रृंखला होती है। तो इस प्रकार से डीएनए की यदि हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो डीएनए में चूंकि डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक नाइट्रोजनी क्षारक और डीऑक्सीराइबोस शर्करा आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। वही न्यूक्लियोसाइड पुनः क्या करता है, फास्फोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण कर देते हैं। और चूंकि न्यूक्लियोटाइड से डीएनए व आरएनए की क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है, यानी आधारभूत इकाई होती है। और ये श्रृंखलाएं जो होती है क्या कहलाती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहलाती है। चूंकि न्यूक्लियोटाइड्स की डीएनए की जो श्रृंखला होती है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहलाती है। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की जो श्रृंखला होती है ये कैसी होती है, दोहरी श्रृंखला होती है। तो इस प्रकार से डीएनए के केमिकल कंपोजिशन हो गया। अब यदि देखिए डीएनए की यदि केमिकल कंपोजिशन में यदि हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम डीएनए के जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं और जो भी न्यूक्लियोसाइड्स हैं उसको देखेंगे। अब देखिए, अब हम देखेंगे डीएनए के जो भी न्यूक्लियोसाइड है। पहले हम डीएनए के न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं, इसके बाद हम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अब हम देखते हैं डीएनए के जो भी न्यूक्लियोसाइड्स हैं, डीएनए के न्यूक्लियोसाइड, देखिए डीएनए के न्यूक्लियोसाइड्स देखेंगे। तो यदि हम बात करें डीएनए के न्यूक्लियोसाइड्स की तो हमने क्या कहा कि ये किससे किससे मिलकर बने होते हैं। एक तो रहेगा, देखिए एक नाइट्रोजनी क्षारक कोई भी रहेगा, एक नाइट्रोजनी क्षारक, एक नाइट्रोजनी क्षारक ये उपस्थित रहेगा, एक नाइट्रोजनी क्षारक रहेगा। वहीं इसके साथ में क्या रहेगा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो ये दो चीजें आपस में मिल करके डीएनए के न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण करेगी। अब चूंकि देखिए डीएनए के न्यूक्लियोसाइड्स हैं एक साइड और इधर साइड हम क्या देखेंगे, इनका जो संगठन होगा, देखिए इनका जो संगठन होगा उसको देखेंगे। देखिए एक साइड तो क्या है, डीएनए के न्यूक्लियोसाइड रहेंगे, डीएनए के न्यूक्लियोसाइड्स, डीएनए के न्यूक्लियोसाइड्स। तो एक साइड है डीएनए का न्यूक्लियोसाइड्स, वहीं दूसरी साइड क्या है, इनका संगठन। तो देखिए यदि हम डीएनए के न्यूक्लियोसाइड्स की बात करें तो देखिए सबसे पहला है देखिए डीऑक्सी एडिनोसिन, क्या है, डीऑक्सी एडिनोसिन। अब देखिए एडिनोसिन चूंकि ये एडिनिन से बना है, यानी दोस्तों यहाँ पे इसका जो केमिकल कंपोजिशन है यानी संगठन जो है इसमें देखिए एडिनिन से, तो एडिनिन यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजनी क्षारक। तो नाइट्रोजनी क्षारक कौन सी हो गई, एडिनिन हो गई। तो एडिनिन हो गई नाइट्रोजनी क्षारक प्लस डीऑक्सीराइबोज शर्करा तो पाई ही जाएगी साथ में, तो यहाँ पे हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। अब देखिए इसके बाद जो दूसरा न्यूक्लियोसाइड्स होता है वो होता है डीऑक्सी ग्वानिडोसिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्वानिडोसिन,
डीऑक्सी ग्वानिडोसिन। अब चूंकि ग्वानिडोसिन जो है ये ग्वानिन से बना है, यानी नाइट्रोजनी क्षारक यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजनी क्षारक यहाँ पे हो जाएगा ग्वानिन, ग्वानिन प्लस डीऑक्सी राइबोज शर्करा तो रहेगी ही डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। तो इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों जैसे देखिए, एक तो यहाँ पे क्या है नाइट्रोजनी क्षारक है और एक क्या है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। तो इनके संगठन में बस यही रहेगा, एक तो क्या रहेगा न्यूक्लियोसाइड, एक तो क्या रहेंगे नाइट्रोजनी क्षारक रहेंगे और दूसरा क्या रहेगा डीऑक्सी राइबोज शर्करा रहेगी। वहीं यदि हम बात करें तीसरे न्यूक्लियोसाइड की, तो तीसरा न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है, तो तीसरा न्यूक्लियोसाइड्स हो जाएगा डीऑक्सीसाइटिडीन हो जाएगा, डीऑक्सीसाइटिडीन, डीऑक्सीसाइटिडीन। अब चूंकि यहाँ पे साइटिडीन जो है ये साइटोसिन से बना है, तो यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षारक क्या हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा नाइट्रोजनी क्षारक। अब चूंकि नाइट्रोजनी क्षारक क्या हो गया, साइटोसिन हो गया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अब डीऑक्सी राइबोज शर्करा तो सेम रहेगा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा तो सभी में वही रहेगी, क्योंकि चूंकि डीएनए की शर्करा है इसलिए शर्करा सब में वही रहेगी, बस यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षारक अलग अलग होते चले जाएंगे। तो इसमें भी क्या हो जाएगी डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। तो इस प्रकार से दोस्तों चौथा एक बचा है, ये क्या हो जाएगा डीऑक्सी, सेम सिस्टम रहेगा यहाँ पे डीऑक्सी। अब यहाँ पे चौथा जो नाइट्रोजनी क्षारक होता है वो क्या होता है, चूंकि थायमीन, तो थायमीन से क्या बन जाएगा, इसी तरह थाइमिडीन बन जाएगा, थाइमिडीन, थाइमिडीन हो गया। तो देखिए चूंकि यहाँ पे थाइमिडीन बना है थायमीन से, तो नाइट्रोजनी क्षारक यहाँ पे क्या हो जाएगी, थायमीन हो जाएगी। और साथ ही साथ डीऑक्सी राइबोज शर्करा तो सब में रहेगा, तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा सभी में रहेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्योंकि डीएनए में देखिए 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, इसलिए 4 ही प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं। और इसके आगे हम देखेंगे 4 ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स का भी निर्माण होता है। तो आप न्यूक्लियोसाइड्स जो भी डीएनए के न्यूक्लियोसाइड्स हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं डीएनए के जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके बारे में। चलिए अब यदि हम बात करें डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की, तो देखिए यहां पे केवल एक चीज चेंज होगी, वो क्या हो जाएगी, देखिए यहां पे आपको बस इतना चेंज करना है। क्योंकि अब हम डीएनए के यहां पे न्यूक्लियोसाइड्स ना पढ़ करके यहां पे क्या पढ़ रहे हैं डीएनए के, अब हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। क्या हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। तो देखिए यहाँ पे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में केवल कितना चेंज होगा, अब चूंकि इसका नाम किस प्रकार से हो जाएगा, देखिए डीऑक्सी तो सभी में रहेगा, ठीक है। अब डीऑक्सी, अब जैसे यहाँ पे पहला क्या रहेगा, हमने आपको क्या बताया कि जब न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होगा तो न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण में देखिए डीएनए के यदि अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स देख रहे हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स की यदि हम बात करें तो देखिए अब डीएनए का न्यूक्लियोटाइड्स हो गया। अब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स किससे किससे मिलकर बने होते हैं, एक नाइट्रोजनी क्षारक प्लस डीऑक्सी राइबोज शर्करा प्लस इसमें फास्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है, प्लस इसमें क्या जुड़ जाएगा फास्फोरिक अम्ल जुड़ जाएगा। तो ये सब में जुड़ गया क्या, फास्फोरिक अम्ल जुड़ गया। तो चूंकि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक तो नाइट्रोजनी क्षारक रहेगी, एक डीऑक्सी राइबोज शर्करा रहेगी और फास्फोरिक अम्ल का एक अणु रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एक नाइट्रोजनी क्षारक हो गई एडेनिन, यहाँ पे क्या होगा डीऑक्सी राइबोज शर्करा भी हो गई। अब आप यहाँ पे नॉर्मल सा सब में क्या जोड़ सकते हैं, आप यहाँ पे सब में H3PO4 यानी आप यहाँ पे सब में फास्फोरिक अम्ल जोड़ सकते हैं। तो आप सब में बस फास्फोरिक अम्ल कर दीजिए, इसमें भी फास्फोरिक अम्ल आप ऐड कर दीजिए, इन सब में आप प्लस करके फास्फोरिक अम्ल कर दीजिए, प्लस फास्फोरिक अम्ल, इसमें भी क्या हो जाएगा प्लस फास्फोरिक अम्ल आपको ऐड करना है। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स है तो जाहिर सी बात है कि सेम संगठन रहेगा, बस यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ जाती है क्या, फास्फोरिक अम्ल। क्योंकि नाइट्रोजनी क्षारक तो एक है, सब में अलग अलग है और सब में डीऑक्सी राइबोज शर्करा भी है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि बस फास्फोरिक अम्ल जोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया कि सब में देखिए फास्फोरिक अम्ल ऐड कर दिया, यानी ये क्या बन गए हमारे न्यूक्लियोटाइड्स बन गए। इसमें भी आप जोड़ दीजिए क्या, फास्फोरिक अम्ल जोड़ दीजिए, इसमें भी आप फास्फोरिक अम्ल
फास्फोरिक अम्ल ऐड कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए, अब चूंकि न्यूक्लियोटाइड्स के नाम किस तरह होते हैं, तो देखिए इनमें डीऑक्सी तो सबसे पहले जुड़ा ही रहेगा। अब डीऑक्सी, अब इनका नाम किस प्रकार से हो जाएगा, तो चूंकि एडिनिन है यानी यहाँ पे क्या बनेगा, एडिनिलिक एसिड है, तो डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड बन जाएगा, एडिनिलिक एसिड, तो डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड। देखिए डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड ये डीएनए के पहले न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब चूंकि इसमें कौन सी शर्करा है, कौन सी नाइट्रोजनी क्षारक है, एडिनिन नाइट्रोजनी क्षारक है, क्योंकि एडिनिलिक है तो एडिनिलिक से यहाँ पे एडिनिन नाइट्रोजनी क्षारक है। फिर देखिए यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शर्करा भी है और फास्फोरिक अम्ल भी है। अब चूंकि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स बने ही होते हैं, एक नाइट्रोजनी क्षारक से, एक डीऑक्सीराइबोस शर्करा से और एक फास्फोरिक अम्ल से बने होते हैं। अब देखिए इसके बाद डीऑक्सी तो सेम रहेगा, अब ये एडिनिलिक एसिड हो गया। अब इसके बाद ग्वानिन आता है तो ग्वानिलिक एसिड हो जाएगा, यहाँ पे ग्वानिलिक एसिड हो जाएगा, तो डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड ये हो गया। अब चूंकि ग्वानिलिक है तो यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षारक क्या है, ग्वानिन है, वहीं क्या है डीऑक्सीराइबोस शर्करा तो पाई ही जाएगी और फास्फोरिक अम्ल रहेगा ही। अब इसके बाद देखिए तीसरा क्या है, एक यहाँ पे डीऑक्सी है, अब इसमें डीऑक्सी, अब एडिनिन ग्वानिन आ गया। फिर इसके बाद साइटोसिन आता है, तो साइटोसिन से क्या बन जाएगा, साइटिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, साइटिडिलिक एसिड हो गया। वहीं आखिरी वाला क्या हो जाएगा, डीऑक्सी। अब चूंकि लास्ट एक क्या बचा है, थायमिन, तो थाइमिडिलिक एसिड हो जाएगा, थाइमिडिलिक एसिड, तो ये लास्ट क्या हो गया, थाइमिडिलिक एसिड। अब चूंकि देखिए थाइमिडिलिक में यहाँ पे थाइमिन शर्करा है, थाइमिन नाइट्रोजनी क्षारक है सॉरी, और यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शर्करा तो सब में रहेगी, यहाँ पे शर्करा ने लिखा शर्करा लिख लीजिए, डीऑक्सीराइबोस शर्करा सब में रहेगी, वहीं फास्फोरिक अम्ल भी किस में रहेगा, सब में उपस्थित रहेगा। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा प्लस फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बना होता है। अब देखिए डीएनए का पहला न्यूक्लियोटाइड है डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड, तो ये तीन चीजों से मिलकर बना है। इसमें नाइट्रोजनी क्षारक कौन सी है, एडिनिन है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा तो उपस्थित रहेगी, सब में उपस्थित है, फास्फोरिक अम्ल भी सब में उपस्थित रहेगी, तो यहाँ पे भी उपस्थित है। इसके बाद देखिए डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, इसमें नाइट्रोजनी क्षारक क्या है, ग्वानिन है, वहीं डीऑक्सीराइबोस शर्करा सब में उपस्थित रहेगी, फास्फोरिक अम्ल भी सब में रहेगा। इसके बाद साइटिडिलिक एसिड है, तो यहाँ पे साइटोसिन हो गई नाइट्रोजनी क्षारक, वहीं डीऑक्सीराइबोस शर्करा इसमें भी है, फास्फोरिक अम्ल भी सब में है। तो इस प्रकार से डीएनए के आपस में चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं और न्यूक्लियोटाइड से डीएनए की बेसिक यूनिट होती है, अर्थात डीएनए बना ही किसका होता है, न्यूक्लियोटाइड्स की बेसिक यूनिट या पॉलीमर या बहुलक का बना होता है। तो इस प्रकार से डीएनए में चूंकि चार प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, इसलिए चार प्रकार के ही न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। चलिए इसके बाद हम डीएनए में जो युग्मन होता है, आपस में क्षारकों का युग्मन होता है, उसको समझते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं क्षारकों का जो युग्मन होता है वो कैसा होता है। अब देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें डीएनए के, अब देखिए डीएनए के सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजनी क्षारक की। तो नाइट्रोजनी क्षारक हालांकि आपको पहले ही पता चल गया होगा कि चार प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं वैसे, लेकिन ये किसके बेस पर होते हैं तो आपको ये समझना है। तो देखिए यदि हम बात करें, सबसे पहले यदि हम बात करें किसकी, यहाँ पे यदि मान लीजिए हम बात करते हैं नाइट्रोजनी क्षारक की, नाइट्रोजनी क्षारक की यदि हम बात करें तो देखिए नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं यानी नाइट्रोजनी बेस जो होते हैं, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्यूरिन, एक होता है प्यूरिन और दूसरा क्या होता है, पिरिमिडीन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे यदि हम बात करें प्यूरिन के अंतर्गत क्या आता है, प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन आते हैं, एडेनिन आता है और क्या आता है, ग्वानिन आता है, एडेनिन और ग्वानिन। वहीं पिरिमिडीन के अंतर्गत कौन से नाइट्रोजनी क्षारक आते हैं, साइटोसिन आता है और साइटोसिन और क्या आते हैं, और थायमीन आता है, थायमीन आता है। इस प्रकार से डीएनए के अंदर चार प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक हो जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन। वहीं यदि हम बात करें आपस में क्षारकों का युग्मन, तो देखिए क्षारक युग्मन की यदि हम बात करें यानी आपस में कौन सा क्षारक किसके साथ युग्मन करता है, तो यदि हम बात करें दोस्तों क्षारक युग्मन की, तो देखिए क्षारक युग्मन किस प्रकार से होता है, जो एडेनिन होता है, एडेनिन जो होता है ये किसके साथ जुड़ता है, एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, थायमीन के साथ जुड़ता है,
एडेनिन हमेशा थायमीन के बीच जुड़ता है और एडेनिन और थायमीन के बीच में हमेशा कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। वहीं जो साइटोसिन होता है, ये किसके साथ जुड़ता है, साइटोसिन प्लस ये ग्वानिन के साथ जुड़ता है, तो साइटोसिन प्लस ग्वानिन। तो इस प्रकार से नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं उनका युग्मन आपस में होता है डीएनए के अंदर। तो डीएनए के अंदर इस प्रकार से नाइट्रोजनी क्षारकों का युग्मन होता है। आरएनए में केवल यहाँ पे एक चेंजेस हुआ था सब में, चूंकि पिरीमिडीन में वहां पे थायमीन की जगह में यूरेसिल था, इसलिए साइटोसिन जो है किससे जुड़ रहा था, एडेनिन जो है वहां पे थायमीन से ना जुड़ करके यूरेसिल से जुड़ता था। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे डीएनए की बेसिक जानकारी हमने आपको करा दी। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।